नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 भाग 8 तक पढ़ लिया था। भाग 8 में आपने संपूर्ण ऊतक तंत्रों के बारे में पढ़ लिया कि पौधे में कौन कौन से प्रकार के ऊतक तंत्र कार्य करते हैं। आपने वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ा। वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में आपने वाह्यत्वचा, रंध्र और मूलरोमों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने भरण ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें आता है वलकुट, परिरम, पित्त व पित्त किरणें। उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा संवहन ऊतक तंत्र, जिसके अंतर्गत जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम आता है। ये सभी आपने जान लिया है। याद रखेंगे भाग 8 तक जो भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आगे की टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये भी बात बता दूं कि अगर 8 तक आपने पढ़ लिया, भाग 8 तक आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो इसके बाद के जितने भी पार्ट हैं सब बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होंगी। अब आता है आपका जड़ में कौन सी कोशिकाएं कैसे कैसे पाई जाती हैं, क्या विशेषताएं ये बताई जाएंगी। तने में कौन कौन सी ऊतक पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है ये बताया जाएगा। पत्ती में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है ये बताया जाएगा। सारी चीज़ें वही होंगी, बस व्यवस्था अलग अलग होगी, है ना। जैसे हम लोग के हाथों में हड्डियां अलग अलग प्रकार की हैं, नसें अलग अलग प्रकार की हैं, उसी तरीके से पैर में हमारी हड्डियां अलग अलग प्रकार की, नसें अलग अलग प्रकार की। वैसे ही पौधे में, उसके जड़ में इन कोशिकाओं, इन ऊतकों का जो क्रम है वो अलग होता है। तने में इन ऊतकों का अलग क्रम होता है, पत्ती में इन ऊतकों का क्रम अलग होता है, लेकिन ऊतक तो वही पाए जाते हैं। कौन कौन से? वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र, यही 3 पाए जाते हैं। बस क्रम अलग है, कुछ विभिन्नताएं हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। भाग 9 में आपको सबसे पहले बताया जाएगा जड़ की आंतरिक संरचना, कि जड़ की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक बीजपत्री जड़ का संरचना कैसा होता है, द्विबीजपत्री जड़ का संरचना कैसा होता है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भाग 9, जो कि है मूल या जड़ की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब देखिए, जड़ है, पौधे का भाग है। आपको पता है कि पौधे में 3 ऊतक तंत्र कार्य करते हैं। कौन कौन से? वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र। और ये तीनों की तीनों जड़ में भी पाई जाएंगे, तने में भी पाई जाएंगे, पत्ती में पाई जाएंगे, पौधे के समस्त भागों में पाई जाएंगे। बस कुछ चीजें नहीं पाई जाती, कुछ चीजें पाई जाती हैं। उनको हम जानते हैं कि कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन सी चीजें नहीं पाई जाती है। देखिए, वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा है? वाह्यत्वचा होता है, यानी एपिडर्मिस होता है, और रंध्र होता है, यानी स्टोमेटा होता है, और मूल रोम, या इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स, यानी रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। देखें, जड़ में वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र का कौन सा हिस्सा पाया जाता है? केवल और केवल वाह्यत्वचा पाई जाएगी और मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र का कोई काम जड़ में नहीं है। रंध्र का काम तो होता है वाष्पोत्सर्जन, तो वो पौधे के वायवीय भागों में पाए जाते हैं, जो वायु के संपर्क में होते हैं, जैसे तना, पत्ती, अन्य सभी पार्ट। लेकिन जड़ तो वायवीय भाग नहीं ना है, जड़ क्या है? भूमि के अंदर होता है, तो जड़ में रंध्र नहीं पाए जाते। ये हो गया एक ऊतक तंत्र का, कि जड़ में वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र का कौन कौन सा भाग पाया जाता है। तो याद करिए, वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में वाह्यत्वचा, जड़ में वाह्यत्वचा एपिडर्मिस पाई जाती है, और इसी वाह्यत्वचा पर असंख्य एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। क्लियर है बातें? इसमें रंध्र और एक चीज, वाह्यत्वचा के ऊपर एक चीज पाया जाता है ना, वाह्यत्वचा के ऊपर एक परत पाई जाती थी, क्यूटिकल, है ना। क्यूटिकल भी जड़ में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है बात है? वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? वाह्यत्वचा, रंध्र और मूल रोम। वाह्यत्वचा के ऊपर एक सुबेरिन सी बनी परत पाई जाती है, जिसे हम क्यूटिन कहते हैं, सॉरी क्यूटिकल। क्यूटिकल और रंध्र जड़ में नहीं पाए जाते, याद कर डालिए।
याद हो गया। भरण ऊतक तंत्र की बात करें, आपने पढ़ा है कि भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आता है वल्कुट। अब इस वल्कुट के अंतर्गत क्या क्या आता है, हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट और एंडोडर्मिस। चलो लिख देते हैं इंग्लिश में ही, जिसे अंतस्त्वचा कहते हैं, एंडोडर्मिस। ठीक, वल्कुट हो गया। और क्या पाया जाता है, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल पाया जाता है, पित्त पाया जाता है व पित्त किरणें पाई जाती हैं। क्लियर है बात। तो जो ये जड़ है, जड़ में वल्कुट भी पाए जाते हैं, परिरंभ भी पाए जाते हैं, पित्त भी पाया जाता है, और ये सभी बहुत अधिक विकसित होते हैं जड़ में। एक बात और, जड़ की मैं बात करूं तो जड़ में ये जो एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा, मैंने आपको बताया था कि अंतस्त्वचा की कुछ कोशिकाओं में सुबेरिन, क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन के संग्रह की वजह से इनकी कोशिकाएं स्थूलित हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टियाँ। तो कैस्पेरियन पट्टियाँ भी पाई जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टियाँ भी जड़ में पाई जाती हैं, याद कर लीजिए। परिरंभ, पित्त, ये सभी बहुत विकसित होते हैं। संवहन ऊतक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद करिए, संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम आता है, बता ही चुके हैं, फ्लोएम आता है, और क्या आता है, कैम्बियम। तो जो जड़ है, जड़ में जाइलम भी पाया जाता है, फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन कैम्बियम केवल और केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधे की जड़ में कैम्बियम पाया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं पाया जाता। ये सब आपको बताए हैं, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, कैम्बियम एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता, द्विबीजपत्री पौधों पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। क्लियर हो गया। अभी तक आपने क्या जाना, जड़ यानी मूल की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या जाना, कि जड़ में बाह्य त्वचा पाई जाती है, बाह्य त्वचा पर एक कोशिकीय असंख्य मूल रोम पाए जाते हैं, रंध्र और क्यूटिकल नहीं पाए जाते हैं। भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत वल्कुट पाया जाता है, हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट, एंडोडर्मिस पाया जाता है। एंडोडर्मिस यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में भी पाया जाता है। परिरंभ, पित्त, ये सभी बहुत विकसित होते हैं। और संवहन ऊतक में जाइलम, फ्लोएम पाया जाता है। कैम्बियम केवल द्विबीजपत्री में पाया जाता है, एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मूल में देखा जाए, मूल में जो जाइलम होता है किस प्रकार का पाया जाता है, बताइए। जाइलम 3 प्रकार के बताए थे ना, कौन कौन से, इंडार्क, एक्सार्क और मीजार्क, अंतःआदिदारुक, बाह्यादिदारुक और मध्यादिदारुक। तो मूल यानी जड़ में कौन से प्रकार का जाइलम पाया जाता है, तो जाइलम बाह्यादिदारुक, बाह्यादिदारुक पाया जाता है, यानी एक्सॉर्क टाइप का पाया जाता है, एक्सॉर्क प्रकार का पाया जाता है। और आपको बताए हैं कि एक्सॉर्क प्रकार का जाइलम जो होता है उसमें क्या होता है, मेटाजाइलम मध्य में, यानी मेटाजाइलम केंद्र में, और प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, परिधि में। अभी सब फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। जो चीज़ें आपको भाग 8 तक बता दी गई हैं, बस उन्हीं चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है और चीज़ों के साथ रेगुलेट करना है। मेटाजाइलम केंद्र में पाया जाता है, बाह्यादिदारुक में, और प्रोटोजाइलम परिधि में। आपने अंतःआदिदारुक पढ़ा है, अंतःआदिदारुक में क्या होता है, मेटाजाइलम केंद्र में पाया जाता है और प्रोटोजाइलम परिधि पर पाया जाता है। मध्यादिदारुक पढ़ा है, मध्यादिदारुक में क्या होता है, प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम होते हैं। तो याद रखेंगे कि मूल में जाइलम बाह्यादिदारुक होता है। तने में कौन से प्रकार का जाइलम पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। उसके बाद आपने ये भी पढ़ लिया कि कैम्बियम केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ठीक, जाइलम में आपका सभी चीज़ें जैसे जाइलम में पाई जाती हैं, वाहिका, वाहिनिकाएँ, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु पाए जाते हैं। फ्लोएम के अंतर्गत फ्लोएम भी पूर्ण विकसित होता है। फ्लोएम में भी आपका चालनी नलिका पाई जाती हैं, सहचर कोशिका पाई जाती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, फ्लोएम तंतु पाया जाता है। ठीक है, बस। तो अब कुछ बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। मूल की आंतरिक संरचना।
इसमें आपने पहली बात क्या जानना होगा, मूल यानी जड़ का कार्य क्या होता है। तो जड़ पौधे को भूमि से बांधे रखता है। दूसरा, जड़ भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है, जड़ या मूल पौधे को, ये सब आपको लिखना है, भूमि से बांधे रखता है तथा भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। अवशोषण करता है। ठीक, अब जड़ की आंतरिक संरचना में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अग्र लिखित हैं। अग्र लिखित है। कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। सबसे पहला, वाह्य त्वचा। वाह्य त्वचा या इसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। देखिए, वाह्य त्वचा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या इसे एपिब्लेमा भी यहाँ पर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं एपिब्लेमा, क्योंकि जब वाह्य त्वचा पर मूल रोम पाई जाती है तब इसे एपिब्लेमा कहते हैं। याद रखिएगा, वाह्य त्वचा तो पौधे का सबसे बाहरी भाग हो गया, आवरण हो गया, लेकिन अगर वाह्य त्वचा के साथ साथ उस पर मूल रोम पाए जाते हैं तब उसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं। यानी एपिब्लेमा बराबर क्या हो जाएगा, एपिब्लेमा बराबर वाह्य त्वचा प्लस मूल रोम, क्योंकि मूल रोम तो जड़ में पाया ही जाएगा। रूट हेयर तो जड़ों में पाया ही जाएगा, क्योंकि मूल रोम की मदद से ही जड़ जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो एपिब्लेमा क्यों कहते हैं, जड़ के वाह्य त्वचा को एपिब्लेमा भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाह्य त्वचा पर बहुत सारे मूल रोम यानी रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, इस वजह से। क्लियर है बात है। तो एपिब्लेमा क्या होता है, जब वाह्य त्वचा पर मूल रोम पाए जाएं तब इसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाह्य त्वचा पर असंख्य एक कोशिकीय मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, असंख्य एक कोशिकीय मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। जड़ में दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिए, जड़ में रंध्र यानी स्टोमेटा व क्यूटिकल अनुपस्थित होता है। दूसरा, जड़ों में प्रायः वल्कुट, अब वल्कुट के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। ठीक है, वल्कुट के अंतर्गत हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट और एंडोडर्मिस सभी आ जाएंगे। यहीं पे लिख दें कि हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट व एंडोडर्मिस
वल्कुट, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल व पित्त स्पष्ट होते हैं व पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होता है। तीसरा, संवहन पूल अरीय प्रकार का होता है। अरीय प्रकार का यानी रेडियल टाइप। अरीय प्रकार का होता है। अभी पिछले ही लेक्चर में आपको बताया गया है कि संवहन पूल 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? अरीय यानी रेडियल, दूसरा संयुक्त यानी कंजॉइंट, और तीसरा संकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रिक। आपको बताया गया है अरीय प्रकार के संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एकांतर अर्धव्यास पर पाए जाते हैं। और आपको बताया गया है संयुक्त में एक ही अर्धव्यास पर पाए जाते हैं, और संकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रिक में एक के बाद दूसरा पाया जाता है। यानी मध्य में, केंद्र में अगर जाइलम होगा तो उसके चारों तरफ फ्लोएम होगा, यदि मध्य में फ्लोएम होगा तो उसके चारों तरफ जाइलम होगा। तो यहां पर जो व्यवस्था होगी अरीय प्रकार की, तो अरीय प्रकार के संवहन पूल में क्या होगा? पहली बात तो ये रूट है, तो रूट में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम सेंटर में होंगे। ये हो गई जाइलम की व्यवस्था अरीय प्रकार में, और ये हो गया फ्लोएम की व्यवस्था। यानी एकांतर अर्धव्यास पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? अरीय प्रकार का संवहन पूल, जो कहाँ पाया जाता है? मूल यानी रूट में। ठीक, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम। जाइलम में भी ये हो गया मेटा, और ये हो गया प्रोटो। उल्टा बोल दिए। ये होगा प्रोटो और ये होगा मेटाजाइलम। मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं, क्योंकि इसमें एक्जार प्रकार का पाया जाता है, बाह्य आदि दारुक या बाह्य आदि दारुक, जो कि रूट में पाया जाता है। क्लियर है बातें? तो संवहन पूल जड़ों में किस प्रकार का होता है? अरीय प्रकार का यानी रेडियल टाइप होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर अर्धव्यास पर इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, जाइलम बाह्य आदि दारू यानी एक्सॉर्क स्थिति में होता है, जड़ों में। अर्थात मेटाजाइलम कहाँ होगा? केंद्र में व प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, परिधि पर पाए जाते हैं। क्लियर है बातें? पांचवा, फ्लोएम ऊतक पूर्ण विकसित होता है। और किससे मिलकर बना होता है? चालनी नलिका, सहचर कोशिका, व पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। पैरेन्काइमा
से मिलकर बना होता है। क्लियर है बातें? जाइलम और फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट, जाइलम व फ्लोएम के मध्य पैरेन्काइमा से बने संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के खंड पाए जाते हैं। खंड पाए जाते हैं। ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जड़ के बारे में कि जड़ में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो आपने जाना कि जड़ में रंध्र और क्यूटिकल नहीं पाया जाता, वह तो पर असंख्य एकोशिकीय मूलरूम पाए जाते हैं जिसे एपिब्लेमा कहते हैं। और जड़ों में प्रायः वलकुट, हाइपोडर्मिस, सामान्य वलकुट, एंडोडर्मिस, परिरंभित, स्पष्ट और पूर्ण विकसित होता है। संवहन पुल अरीय प्रकार का पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एकांतर अर्धव्यास पर पाए जाते हैं। उसके बाद जाइलम वाय आदिदारुक यानी एक्सॉर्ग स्थिति में होता है, यानी मेटाजाइलम केंद्र की तरफ, प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है। फ्लोएम ऊतक पूर्ण विकसित होता है, चालनी नलिका सचर कोशिका पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य पैरेन्काइमा से बने संयोजी ऊतक के कुछ खंड पाए जाते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, यानी नेक्स्ट आपका हेडिंग है द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के अंतर्गत बताइए। सबसे पहले तो वाय त्वचा आएगी, वाय त्वचा, उसके बाद वलकुट आएगा, वलकुट का सबसे आंतरिक आवरण अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस आएगा। फिर उसके बाद परिरंभ आएगा यानी पेरिसाइकिल। उसके बाद आपका संवहन बंडल यानी जाइलम फ्लोएम कैम्बियम और पित्त पाए जाते हैं। इतनी चीज़ें आती हैं द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के अंतर्गत। इसमें याद रखेंगे कि द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल कम पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि द्विबीजपत्री जड़ों में संवहन बंडल कम संख्या में होते हैं, कम संख्या में होते हैं। अब द्विबीजपत्री जड़ का उदाहरण हम कौन सा लें? तो द्विबीजपत्री पौधा एक सूरजमुखी का उदाहरण ले सकते हैं। सूरजमुखी की जड़ का हम आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी द्विबीजपत्री जड़ों की में हम उदाहरण किसका ले रहे हैं? सूरजमुखी के जड़ की आंतरिक संरचना। क्योंकि सूरजमुखी का पौधा कैसा है? द्विबीजपत्री पौधा होता है। एक ऐसा पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है। सूरजमुखी के जड़ की आंतरिक संरचना। अगर हम सूरजमुखी के जड़ का अनुप्रस्थ काट अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें
अलग अलग ऊतकों का अलग अलग क्रम दिखाई देगा। वही क्रम जो आपने पढ़ा है, पहले बाह्य त्वचा पाई जाएगी, फिर वल्कुट पाया जाएगा, फिर उसके बाद परिरंभ होगा, वैस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल पाया जाएगा, पित्त पाया जाएगा। आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं। यह है आपका सूरजमुखी के जड़ की अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोटिस रूट। आप यहाँ पर देख सकते हैं द्विबीजपत्री पौधे की ये जड़ की काट है। मान लो कोई पौधा है, ये उसके जड़ हैं, तो इस जड़ का इतना कटा हुआ भाग है। तो आप इस जड़ में देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस पाया जाएगा, और बाह्य त्वचा पर असंख्य मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाएंगे जो एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। सूरजमुखी के अगर आप जड़ की आंतरिक संरचना की बात करें तो बाह्य त्वचा मृदुतकों से मिलकर बना होता है, मृदुतक से मिलकर बना होता है। बाह्य त्वचा किससे मिलकर बना होता है? मृदुतक यानी पारेन्काइमा से मिलकर बना होता है। उसके बाद आप देखें कॉर्टेक्स यानी वल्कुट। आप वल्कुट में देखें तो वल्कुट की भी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतक से मिलकर बनी होती हैं। मृदुतक की कोशिकाओं की बनी अनेक परतें पाई जाती हैं। एक परत, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कई सारी परतें मिलकर बनी होती हैं। तो वल्कुट की कोशिकाएं मृदुतक की कोशिकाओं से बनी एक या कई सारी परतों से मिलकर बनी होती हैं। वल्कुट की जो सबसे आंतरिक भित्ति होती है कौन सी होती है? पूछा जा सकता है। वल्कुट की सबसे बाहरी भित्ति कौन सी है? अधस त्वचा यानी हाइपोडर्मिस। वल्कुट की सबसे आंतरिक भित्ति कौन सी है? अंतस त्वचा यानी एंडोडर्मिस। तो वल्कुट की जो एंडोडर्मिस लेयर है, अंतस त्वचा, तो ये है आपका अंतस त्वचा। तो इस अंतस त्वचा में आपको बताया गया है कि अंतस त्वचा की कुछ कोशिकाओं की अरीय और आंतरिक भित्तियां शुबेरिन, क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन की वजह से, लिग्निन के संग्रह की वजह से स्थूलीकृत यानी थिकेंड यानी मोटी हो जाती हैं। ऐसी स्थूलित पट्टियों को क्या कहते हैं? कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं। तो अंतस त्वचा पर क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। लेकिन कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? द्विबीजपत्री पौधों की जड़ में। सूरजमुखी के जड़ में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर नीट में पूछा हुआ गया था कि कैस्पेरियन पट्टियां किससे मिलकर बनी होती है? तो कैस्पेरियन पट्टियां किससे मिलकर बनी होती है? अंतस त्वचा से। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो कैस्पेरियन पट्टियां हैं, इन कैस्पेरियन पट्टियों का निर्माण किनके जमाव की वजह से होता है? मुख्य रूप से सुबेरिन से, मुख्य रूप से सुबेरिन से। और सुबेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो जल अपारगम में होता है, यानी जल को पारगम में, इसको गा बना दे रहे हैं, जल अपारगम में होता है, यानी जल को आर पार नहीं जाने देता। याद करिए, जड़ में अंतस त्वचा की कुछ कोशिकाओं की अरीय व आंतरिक भित्तियां, रेडियल और इंटरनल वाल्स, सुबेरिन, क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन की संग्रह की वजह से स्थूलीकृत यानी थिकेंड यानी मोटी हो जाती हैं। इन स्थूलित पट्टियों को कैस्पेरियन पट्टियां कहा जाता है। कैस्पेरियन पट्टियां किसकी संग्रह की वजह से मोटी हो जाती हैं? सुबेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। सुबेरिन ज़्यादा मात्रा में होता है और सुबेरिन एक जल अपारगम में पदार्थ होता है। क्लियर है बात है? देखिए पेरिसाइकिल, अंतस त्वचा के बाद कौन आता है? पेरिसाइकिल, यानी इसे हम क्या कहते हैं? परिरंभ। तो ये जो पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं हैं, परतें हैं, ये भी किससे मिलकर बनी होती हैं? मृदुतक से। लेकिन इनकी भित्तियां क्या होती हैं? मोटी होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं। और परिरंभ में ही द्वितीयक वृद्धि के दौरान, परिरंभ से ही याद करिए, परिरंभ से ही द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान किसका निर्माण होता है? संवहन कैम्बियम या संवहनी कैम्बियम
जिसे हम वैस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, तथा पार्श्वीय मूल, या हम पार्श्वीय मूल या चाहे पार्श्व मूल कहिए, बात एक ही है, यानी लैटरल रूट्स का निर्माण होता है, लैटरल रूट्स बनते हैं। याद करिए, परिरंभ क्या है, अंतःत्वचा के नीचे पाई जाती है, और परिरंभ में मोटी भित्ति मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। परिरंभ में द्वितीयक विवृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम यानी वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है। याद करिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवहनी कैम्बियम का निर्माण द्वितीयक विवृद्धि के दौरान किन से होता है, परिरंभ से। जैसे अभी पूछा गया था ना कि कैस्पिरिन पट्टियों का निर्माण किससे होता है, अंतःत्वचा से। वैसे द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम यानी वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किससे होता है, परिरंभ से। पार्श्वीय जड़ों का भी निर्माण होता है परिरंभ से, यानी लैटरल रूट्स का निर्माण होता है परिरंभ से। अब इसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में बता ही दिया गया। जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था जड़ों में कैसी होती है, एक्जार प्रकार का, यानी वह आदिदारू प्रकार का होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं, और मेटाजाइलम जो होते हैं वो केंद्र की तरफ होते हैं। देखिए ये बना हुआ है, मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होते हैं, और जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि की तरफ होता है। ये यहाँ पर ये है मेटाजाइलम, ये है मेटाजाइलम, ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, प्रोटोजाइलम। और आपने ये जाना कि जड़ में जो जाइलम का व्यवस्था है वो किस प्रकार का होता है, अरीय यानी रेडियल होता है। रेडियल मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वे एकांतर अर्धव्यास में पाए जाते हैं। देखिए कहाँ दिखाया गया फ्लोएम, फ्लोएम यहाँ पर है, ये गया है, ये सभी कोशिकाएं जो है फ्लोएम है। और यहाँ पर पिथ पाई जाती है, पिथ छोटी होती हैं और स्पष्ट होती हैं। बस इतनी बातें सूरजमुखी के आंतरिक जड़ के बारे में। क्लियर है बातें। जड़ के आंतरिक संरचना के बारे में आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया। किसके, द्विबीजपत्री जड़ के। द्विबीजपत्री जड़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तीनों ऊतक तंत्र पाए गए, देखा आपने। वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत वाह्यत्वचा पाएगा, मूलरूप पाया गया, लेकिन रंध्र और क्यूटिकल नहीं पाया जाता जड़ में, याद रखेंगे। भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत क्या पाया जाता है, वलकुट, परिरंभ, पिथ। तो वलकुट भी हो गया, हाइपोडर्मिस, सामान्य वलकुट, और अंतःत्वचा। अंतःत्वचा के बारे में आपने जाना कि इसमें कैस्पिरिन पट्टियां भी पाई जाती हैं। अंतःत्वचा के बाद आता परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी हो गया। द्विबीजपत्री पौधों वृद्धि के दौरान, द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्विबीजपत्री जड़ों में परिरंभ से ही किसका निर्माण होता है, संवहन कैम्बियम का निर्माण होता है, पार्श्वीय जड़ों का निर्माण होता है। फिर आपने जाइलम की व्यवस्था, संवहनीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत जाइलम के बारे में पढ़ लिया और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया। और पिथ भी तो भरण ऊतक के अंतर्गत आता है, पिथ के बारे में भी आपने पढ़ लिया, यानी संपूर्ण ऊतक के बारे में आपने पढ़ लिया कि जड़ में कौन कौन से ऊतक कैसे कैसे पाए जाते हैं। ये द्विबीजपत्री जड़ की व्यवस्था है। अब इसके बाद आपको एक बीजपत्री जड़ की सब व्यवस्था बताई जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, याद कर लीजिए सारी चीज़ें। आइए टॉपिक पे आते हैं। सूरजमुखी के जड़ की आंतरिक संरचना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सूरजमुखी के जड़ की अनुप्रस्थ काट में ऊतकों का विन्यास निम्नलिखित है। पहला, वाह्यत्वचा यानी एपिडर्मिस। अभी आपने पढ़ा है सूरजमुखी के जड़ में एपिडर्मिस किसका बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं से। जड़ की बाहरी भित्ति, जड़ की बाहरी भित्ति वाह्यत्वचा है, जो एक परत की मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है।
दूसरा वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। वल्कुट में भी मृदुतक कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, यानी वल्कुट में मृदुतक कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। वल्कुट की सबसे भीतरी भित्ति कौन सी होती है? अंतस्त्वचा यानी एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस होती है। अंतस्त्वचा कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय या अरीय भित्तियां कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में, कैस्पेरियन पट्टियों यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप की बनी व जल अपारगम्य सुबेरिन से भरी होती हैं। ठीक, ये इतना पॉइंट वल्कुट के बारे में। इसके बाद आता है तीसरा परिरंभ यानी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल किसके भीतर होता है? अंतस्त्वचा से भीतर, अंतस्त्वचा से भीतर की ओर किन कोशिकाओं से बनी? मृदुतक कोशिकाएं, मृदुतक मोटी भित्ति वाली, ये भी लिखना होगा, मोटी भित्ति वाली मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें परिरंभ यानी पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान इनमें क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि के दौरान परिरंभ से किसका निर्माण होता है? संवहनी कैम्बियम, संवहनी कैम्बियम यानी वैस्कुलर कैम्बियम व पार्श्वीय जड़ों का निर्माण होता है। क्लियर? इसके बाद आता है पांचवा पित्त। तो इनमें पित्त क्या होती हैं? छोटी होती हैं। पित्त छोटी व स्पष्ट होती हैं। ठीक, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी कंजक्टिव ऊतक भी पाया जाता है, यानी उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कंजक्टिव ऊतक। ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे, पैरेन्काइमा कोशिकाओं के खंड जो जाइलम व फ्लोएम के
मध्य स्थित होता है। कंजक्टिव ऊतक यानी कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। अब एक आखिरी पॉइंट, चूंकि ये द्विबीजपत्री जड़ है, तो क्या कह सकते हैं कि जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है। कैम्बियम उपस्थित होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्विबीजपत्री जड़ के बारे में। उसके बाद एक रंभ क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो रंभ किसे कहते हैं? रंभ परिरंभ को मिलाकर, संवहन बंडलों को मिलाकर और पित्त को मिला दो। परिरंभ, संवहन मंडल यानी जाइलम फ्लोएम, पित्त, ये संपूर्ण संरचना को रंभ यानी स्टील कहते हैं। एक और पॉइंट आखिरी, कि द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री जड़ में 2 से 4 जाइलम व फ्लोएम के खंड होते हैं। जाइलम व फ्लोएम के खंड होते हैं। जबकि एक बीजपत्री जड़ की बात की जाए तो एक बीजपत्री जड़ में 6 से अधिक जाइलम और फ्लोएम के खंड पाए जाते हैं। ये हो गया समस्त बातें द्विबीजपत्री जड़ के बारे में। अब इसके बाद आता है एक बीजपत्री जड़। आइए देखते हैं अब एक बीजपत्री जड़ की संरचना के बारे में। एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। तो जैसे आपने भी द्विबीजपत्री जड़ की संरचना पढ़ी है, लगभग वैसे ही एक बीजपत्री जड़ की संरचना भी होती है। कुछ थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संवहन बंडलों की संख्या अधिक पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों जड़ों में संवहन बंडल कम पाए जाते हैं, 2 से 4 पाए जाते हैं, लेकिन इनमें 6 से अधिक पाए जाते हैं। इनमें पित्त बड़ा होता है, जबकि द्विबीजपत्री जड़ में पित्त छोटा होता है। और आखिर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ में, वो ये, द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि होती है, लेकिन एक बीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो ये कुछ अंतर थे, बाकी मैक्सिमम चीज़ें उन्हीं के समान हैं। एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, तो एक बीजपत्री जड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है? वही चीज़ें, बाह्य त्वचा, वल्कुट, वल्कुट में भी वही सारी चीज़ें, हाइपोडर्मिस और सामान्य वल्कुट, एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा, उसके बाद परिरंभ, संवहन बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, पित्त आदि, नहीं बस पित्त आते हैं। एक बीजपत्री
जड़ों में प्रायः संवहन बंडलों की संख्या 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल कम होते हैं। ठीक, उसके बाद एक बीजपत्री जड़ में जड़ में पित्त बड़ा व स्पष्ट होता है, स्पष्ट व पूर्ण विकसित होता है। दूसरा अंतर है, एक बीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन सा ले लिया जाए? मक्का। मक्के की जड़ के बारे में हम देखते हैं। एग्जाम्पल, एक बीजपत्री जड़, मक्के का जड़। ठीक, हेडिंग में मक्के की जड़ की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेज रूट। मेज माने मक्का। आइए फिगर में देखते हैं। यह है मक्के की जड़ का आंतरिक संरचना, मेज रूट, मोनोकाट रूट, ट्रांसवर्स सेक्शन। मक्के के जड़ में वही सारी कोशिकाओं का क्रम होगा जो द्विबीजपत्री जड़ में था। ये हटाइए, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। यह आपका मूलीय त्वचा, घबराइए मत, मूलीय त्वचा कुछ और नहीं है, एपिब्लेमा है। एपिब्लेमा, इसमें तो दिक्कत यह है कि मिटता भी नहीं है। ठीक है, ये है आपका मूलीय त्वचा, जिसे आप बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, या बाह्य त्वचा जिसे क्या कहते हैं? एपिब्लेमा या एपिडर्मिस। ठीक, एपिब्लेमा को ही शुद्ध हिंदी में मूलीय त्वचा कहते हैं, यानी ऐसी त्वचा जिन पर मूल हो, रूट हेयर्स, मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक, इनका कोई मतलब नहीं है, अभी यहाँ पर मत पढ़िए। तो वही सारी चीज़ें कि मूलीय त्वचा पाई जाती हैं जिन पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूलीय त्वचा किसकी बनी होती हैं? मृदुतक से बनी होती हैं। फिर पाया जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी मृदुतक से बनी होती हैं। इनकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। इनमें भी कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अंतस्थ त्वचा पर, एंडोडर्मिस पर। ठीक, एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। पेरिसाइकिल पाया जाता है, परिरंभ पाया जाता है। ये एक कोशिकीय परत होती है, इसमें परिरंभ एक कोशिकीय परत होती है। संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इनमें भी जो जाइलम और फ्लोएम का जो क्रम है, तो आप देखें ये कैसा है?
एक्सोर प्रकार का पाया जाता है, यानी वह आद्युदारुक होता है जिसमें मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होता है और प्रोटोजाइलम भित्ति की तरफ। ठीक, और एकांतर अर्धव्यास पर स्थित है, यानी इसमें अरीय प्रकार का ही संवहन मंडल पाया जाएगा। बाकी इनमें पित्त बड़ी होती हैं और स्पष्ट पूर्ण विकसित होती हैं। ठीक है, बस। तो अंतर जो है वो ये कि पित्त बड़ी होती हैं, पूर्ण स्पष्ट होती हैं, संवहन मंडल 6 से अधिक होता है, और दूसरा इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। बाकी सारी चीज़ें लगभग द्विबीजपत्री जड़ के समान ही हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं। इसमें लिख सकते हैं मक्के की जड़ की आंतरिक संरचना में कि मक्के की आंतरिक संरचना का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर बाहर से भीतर की ओर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला, मूलीय त्वचा, जिसे एपिब्लेमा कहते हैं, या इसे आप बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, यानी एपिडर्मिस। लेकिन यहाँ पर मूलीय त्वचा करिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जड़ है तो जड़ में तो मूल रोम पाए ही जाएंगे, तो बाह्य त्वचा ना करके मूलीय त्वचा ही कहा करिए। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह सबसे बाहरी परत है तथा पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी होती है। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक। दूसरा, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। यह भी पैरेन्काइमा से ही बनी होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी कई परतें होती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अंतस्त्वचा की कुछ कोशिकाओं की अरीय व रेखीय भित्तियों में सुबेरिन के जमाव से कैस्पेरियन पट्टियाँ बनती हैं। कैस्पेरियन पट्टियाँ निर्मित होती हैं। नेक्स्ट, परिरंभ यानी पेरिसाइकल। तो यह अंतस्त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। तथा एक कोशिकीय मोटी भित्ति वाली होती हैं। मोटी
भित्ति वाली होती हैं। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक यानी कंजक्टिव टिश्यू। संवहन पुलों के मध्य, संवहन पुलों के मध्य व चारों तरफ मिलने वाली कोशिकाओं के समूहों को संयोजी ऊतक यानी कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। आखिरी पांचवा, पित्त। तो जड़ के केंद्रीय भाग को ही पित्त कहा जाता है। जड़ के केंद्रीय भाग को पित्त कहते हैं, जो किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? या मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं में कभी कभी मंडकण पाए जा सकते हैं। मंडकण यानी स्टार्च ग्रैन्युल्स पाए जा सकते हैं। पित्त बड़ा व स्पष्ट होता है। पित्त बड़ा व स्पष्ट होता है। बस ये हो गया एक बीजपत्री जड़ के बारे में संपूर्ण बातें। आपने आज के टॉपिक में द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना को पूरी तरीके से पढ़ लिया। आपने एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना को भी पूरी तरीके से पढ़ लिया। द्विबीजपत्री जड़ में सूरजमुखी के जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। एक बीजपत्री जड़ में मक्के के जड़ की संरचना के बारे में पढ़े। यानी आपने जड़ में पाए जाने वाले समस्त ऊतकों, उनके क्रम विन्यास को आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है तने की आंतरिक संरचना के बारे में। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, इसके बारे में आपको भाग 10 में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।